आवाज आ रही है मेरी? वीडियो। लास्ट क्लास में कहाँ तक करवा दिया? लास्ट क्लास में कहाँ तक करवा दिया? अब आवाज सही आ रही है क्या ललित? लिखो नेक्स्ट टॉपिक रदरफोर्ड मॉडल। नेक्स्ट लिखो रदरफोर्ड मॉडल। देखो रदरफोर्ड मॉडल ने क्या किया। नेक्स्ट कौन सा है? रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया, यहाँ पे उसने एक गोल्ड फॉइल ली। कौन सी फॉइल ली है? गोल्ड फॉइल। ठीक है, उस गोल्ड फॉइल के बाद में उसने यहाँ से 2He4 यानी अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग स्टार्ट की। कौन से पार्टिकल्स की? अल्फा पार्टिकल्स की। ठीक है, ये कौन सी फॉइल थी? उसने गोल्ड की फॉइल ली। ठीक है, गोल्ड फॉइल। अब रदरफोर्ड ने क्या क्या मतलब क्या क्या किया, बहुत से बॉम्बार्डिंग करा, तो उसने क्या क्या देखा? उसने क्या देखा कि 20,000 में से एक पार्टिकल 20,000 में से एक पार्टिकल अपने पाथ को क्या कर रहा था? रिट्रेस। ठीक है, सेकंड देखा उसने 120,000 में से एक पार्टिकल तो अपने पाथ को क्या कर रहा था? रिट्रेस कर रहा था। उसने देखा 8,000 में से एक पार्टिकल 8,000 में से एक पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना हो गया? सीधा जा रहा था, वापस आ गया, तो थीटा कितना हो गया? 180। तो सेकंड में क्या कहा उसने कि 8,000 में से एक पार्टिकल 8,000 में से एक पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री पर। सेकंड कहा उसने। ठीक है, और थर्ड उसने कहा कि जो मोस्टली पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल गए। मोस्टली पार्टिकल्स कैसे निकल गए? एकदम स्ट्रेट निकल गए। मोस्टली पार्टिकल्स कैसे निकल गए? स्ट्रेट निकल गए। मोस्टली पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल गए। ठीक है, और क्या कहा उसने? और जो मोस्टली पार्टिकल स्ट्रेट स्ट्रेट तो निकल गए, लेकिन उसने कहा कि कुछ पार्टिकल्स, सम पार्टिकल्स या मोस्टली पार्टिकल्स या फिर सम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट्स थीटा 0 to 90। ये चार उसने ऑब्जर्वेशंस देखी। किसने?
अपने कौन से साइंटिस्ट ने, रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने, रदरफोर्ड ने ये 4 अपने स्टेटमेंट्स ये देखी उसने कि इन चारों में 80,000 मतलब 20,000 में से एक पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस किया, 8,000 में से एक पार्टिकल चला गया, डिफ्लेक्ट थीटा ग्रेटर देन 90, मोस्टली पार्टिकल स्ट्रेट और सम पार्टिकल डिफ्लेक्ट। रदरफोर्ड मॉडल था 2He4 था, बॉम्बार्डिंग कराई गोल्ड फॉइल पर। ये चारों उसने ऑब्जर्वेशंस लिखी, मतलब की। ठीक है, इन चारों ऑब्जर्वेशंस को करो अपनी भाषा में फटाफट, फिर आगे पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट में लिखना, हो गया। अब देखो आगे, अब 20,000 में से एक पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, तो रदरफोर्ड ने क्या क्या इससे ऑब्जर्वेशंस की, क्या क्या इससे उसने कंक्लूजन्स निकाले। अब देखो कंक्लूजन्स क्या निकाले, उसने कहा मोस्टली पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं, तो एटम क्या है, एटम मोस्टली क्या है, ब्लैंक, यानी खाली है अंदर से। ठीक है, ये कहा उसने कि सीधे पार्टिकल निकल रहे मतलब खाली है। उसका जितना भी मास होगा, उसका जितना भी मास होगा, वो मास कहाँ पे होगा, सेंटर पे लाई करेगा। जो भी एटम का मोस्टली मास होगा वो कहाँ पर होगा, सेंटर पे होगा। और सेंटर पे भी क्या होगा, सेंटर भी बहुत स्मॉल होगा, स्मॉल साइज में होगा। तभी तो जैसे मान लो ये एटम है अपने पास, सेंटर एक छोटा सा रख दिया, तभी तो पार्टिकल आए और सीधे चल रहे। तो जो मोस्टली मास है वो सेंटर में होगा, और सेंटर की साइज कितनी होगी, स्मॉल होगी। और स्मॉल साइज को उसने क्या कहा कि ये एक न्यूक्लियस है। क्या है ये, न्यूक्लियस। यानी एटम का जो मोस्टली मास होता है वो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। एटम का मोस्टली मास किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और उस न्यूक्लियस साइज ने बताया 10⁻⁻15 मीटर।
प्लम पुडिंग मॉडल आया था इससे पहले, ठीक है, वो अपने को मतलब नहीं है। उसने कहा था कि कोई भी एटम है तो उस एटम की साइज होती है 10⁻⁻10 मीटर। एटम की साइज 10⁻⁻10 मीटर, ये 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻15 और भी छोटा है तो वो किसकी साइज हो गई, उसकी न्यूक्लियस की साइज हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से अपन ने देखा कि 20,000 में से एक पार्टिकल वापस आया, मतलब एटम बहुत खाली है, मास जो भी होगा वो सेंटर पे उसने कैलकुलेशन करके बता दिया कि साइज होगी इतनी, न्यूक्लियस का होगा और सेंटर का उसका मोस्टली मास रहेगा। ठीक है, ये नील्स बोर ने अपन को बता दिया। ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इससे अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से कर ली। तो उसने क्या देखा कि मोस्टली पार्टिकल अगर सीधे ही निकल रहे हैं, मोस्टली पार्टिकल अगर स्ट्रेट निकल रहे हैं, सीधे निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एटम का मोस्टली जो पार्ट है, जो एटम है मोस्टली क्या है, खाली है। अगर वो मोस्टली खाली है एटम, ठीक है, अगर वो खाली है तो इसका मतलब है कि उसका मास तो है ही, लेकिन खाली है तो उसका मास जो है वो एक छोटे से सेंटर पे, यानी उसके सेंटर पर है, छोटे से पार्ट में रखा हुआ। उस छोटे से पार्ट को उसने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। क्या कहा इसने इसको, न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस उसने कहा ये हो गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस कह दिया उसने, और न्यूक्लियस है 10⁻⁻15 मीटर उसने बता दी। ये फर्स्ट उसने ऑब्जर्वेशन से कहा। सेकंड उसने क्या कहा, जैसा कि अपन चाहते हैं कॉलिजन करके वापस आ जाता है, लेकिन होता नहीं है। अगर मेरे पास ये एटम है और इसमें अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, अगर ये स्ट्रेट जाएगा तो 20,000 में से एक पार्टिकल जा रहा है, तो उसने कैलकुलेशन करके बता दी कि छोटा सा पार्ट कितनी साइज का है। ठीक है, अब ये पार्टिकल मेरा एकदम स्ट्रेट जाएगा तो ये कभी भी कॉलिजन नहीं करेगा। ये तुम अपन पढ़ते हैं कॉलिजन करता है, जबकि कॉलिजन नहीं करता है। ठीक है, ये मेरे पास अल्फा पार्टिकल है 2He4, ये क्या है मेरे पास, न्यूक्लियस है। ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस है मेरे पास ये। ठीक है, तो इसने क्या कहा, नील्स बोर ने ये कहा कि यहां से चला, मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस है किसका, न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड फॉइल। न्यूक्लियस किसका है, ये गोल्ड फॉइल का है। न्यूक्लियस किसका है, ये गोल्ड फॉइल का है। तो अब यहां से ये ध्यान से देखो, अगर इस गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस है तो उसका चार्ज कितना होता है, जेड। जेड इज एटॉमिक नंबर, ई इज इलेक्ट्रॉन, तो उसका न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, जेड। न्यूक्लियस का चार्ज हो गया जेड। अब यहां से ये चला, अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा पार्टिकल ही पॉजिटिव है और एटम जो गोल्ड फॉइल है उसका जो न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिव है। तो क्या एक दूसरे को कोलिजन कर पाएंगे क्या, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को कोलिजन नहीं कर पाएंगे, यानी रुक जाएंगे रिपल्शन फोर्स की वजह से। तो मान लो ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया और ये यहाँ तक पहुंच गया। ये अपना है 2He4 और ये जेड। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस बची, इस डिस्टेंस को आर, अब इस डिस्टेंस को कहता हूं मैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी कि ये अल्फा पार्टिकल इससे कितना पास में जा सकता है, उस डिस्टेंस को अपन कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। द डिस्टेंस बिटवीन 2He4 एंड गोल्ड न्यूक्लियस, 2He4 एंड न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड। ठीक है, द डिस्टेंस, उसके बीच डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन से अगर मैं देखूं तो स्टार्टिंग में ये कंडीशन है, फाइनल कंडीशन ये है, तो He4 की कंडीशन स्टार्टिंग में एनर्जी कितनी है, ½ mv²। दोनों ये भी रेस्ट में, ये भी सॉरी ये भी सेम लाइन पे, तो पोटेंशियल एनर्जी है नहीं। अब सेकंड कंडीशन में ये यहाँ के रुक गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0। अब इन दोनों के बीच में कौन सी एनर्जी लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 किसका, इसका एच अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो होता है वो डबल्ड होता है इलेक्ट्रॉन का, और इसका चार्ज जेड ई पता ही है। क्या अपन यहाँ से आर निकाल सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि भाई आर, सॉरी आर होगा यहाँ से, जो ये आर है, आर इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, अब जितना आर आर इधर जाएगा, जितना जेड ज्यादा होगा आर उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज हो गई अपने पास। कोई प्रॉब्लम इसमें, उतारो इसको।
लास्ट क्लास में कुछ समझाया था मैंने, ये Ze2He4।
हाँ भाई, आवाज आ रही है क्या अब? अभिषेक, निशा। यार पहले तो मैं बोल नहीं था, कहाँ तुम। देखो, अब सेकंड जो उसने कहा, नील्स बोर ने, देखो क्या कहा उसने, कि कहा कि अगर मान लो ये ऐसे है, मैंने कहा इसका जो मोस्टली पार्ट है वो सेंटर पे है पॉजिटिव। अब उसने एक पार्टिकल लिया ऐसे, ठीक है, एक पार्टिकल लिया ऐसे, ये कौन से पार्टिकल आ रहे हैं? अल्फा पार्टिकल। ये फर्स्ट पार्टिकल और ये सेकंड पार्टिकल। सेंटर से जो फर्स्ट पार्टिकल है, मान लो ये न्यूक्लियस की लाइन है, ठीक है। तो न्यूक्लियस से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं अपन इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लाइन भी कह सकते हो। न्यूक्लियस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी ऑफ। हाँ बेटा, अब आ रही है क्या आवाज? देखो दोबारा देखो, ये एटम है, ये फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल, ये ऐसे जा रहा था और ये भी ऐसे जा रहा था। तो यहाँ पे एक इम्पैक्ट पैरामीटर होता है बी। इम्पैक्ट पैरामीटर इज बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में? ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, तो इससे इस न्यूक्लियस की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं अपन इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है। अब इम्पैक्ट पैरामीटर को शो करते हैं बी से। अब देखो फर्स्ट और सेकंड के लिए, फर्स्ट और ये फर्स्ट और सेकंड के लिए, तो फर्स्ट ज्यादा दूर है, सेकंड कम दूर है। अब सेकंड जितना पास होगा फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, तो F2 पर फोर्स तो लग रहा है F1 की से। ठीक है। अब इस पे फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो रिपल्शन या अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि ये भी अल्फा पार्टिकल है, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस रिपल्शन, तो इस पे रिपल्शन फोर्स 2 पे ज्यादा लग रहा है। और 2 पे रिपल्शन फोर्स अगर ज्यादा लगेगा तो डेविएशन भी क्या होगा, यानी कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी जो पार्टिकल जितना पास होगा डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा।
ठीक है। अब मान लो ये थीटा, मान लो यहाँ इसके जस्ट पास में होगा, डिफ्लेक्शन बहुत कम हो गया, सॉरी यहाँ बहुत पास में होगा, डिस्टेंस इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत कम हो गया। अब इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत कम हो गया, इसका मतलब क्या है कि फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है, तो हो सकता है वो ऐसे निकल जाए, हो सकता है वो ऐसे निकल जाए। तो 8000 में से एक पार्टिकल इसके आसपास होगा, वो डिफ्लेक्ट होके इधर चला जाएगा, और 20,000 में से एक पार्टिकल एकदम स्ट्रेट जाएगा, रिपल्शन की वजह से वापस इस डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब ये समझो कि पूरा खाली है, तभी तो इस 20,000 पार्टिकल जा रहे हैं, तो केवल एक पार्टिकल वापस आ रहा है, किसकी वजह से? क्योंकि वो एक पार्टिकल इसके एकदम सेंटर में जाएगा, ऐसे ऊपर नीचे नहीं जाएगा। तो ये थी एक रदरफोर्ड की कैलकुलेशन, ठीक है, उसने सब कुछ समझाया विदाउट कैलकुलेशन। तो यह है एक इम्पैक्ट पैरामीटर। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर समझ में आ गया, जो जितना पास होगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, ये भी लिखना है। थीटा 1 थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, ठीक है। और अल्फा एटम, ठीक है। अब देखो अल्फा पार्टिकल एटम के न्यूक्लियस के जितना पास होगा, अगर पास होगा, जितना पास होगा उतना ही क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर ज्यादा लगेगा, इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा, देन डिफ्लेक्शन इज मोर, ठीक है। उतारो इसको। इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन लिख दी, इसमें थीटा लिखना, थीटा इज ग्रेटर देन, अगर थीटा डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा कि ज्यादा होगा? बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन आता है कई बार कि अगर आपका इम्पैक्ट पैरामीटर कम है, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर कम है तो थीटा ज्यादा होगा, लिख लेना इनवर्सली प्रोपोर्शनल था थीटा के।
हो गया क्या सबका? चलो आगे बढ़े। हो गया क्या? डेफिनेशन ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर लिख ली सबने? जितना पास होगा उतना दूर होगा, लिख लेना इसको। लिखना ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर है ये बी, जो ये वाला जो बी है, ये बी किसके प्रपोर्शनल में है? बी और आर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रपोर्शनल है। ये अगर आर कम हो गया, मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर है बी, ये आर ए की बात है, ये कम होगा तो ये थीटा ज्यादा होगा। ये चीज लिखना अपनी भाषा में। इफ इम्पैक्ट पैरामीटर इज लेस देन डिफ्लेक्शन इज मोर और लेस मोर। अब तुम्हारी बुक में देखना, एक इम्पैक्ट पैरामीटर बी का फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है? उस बी के फॉर्मूले में तुम्हें दे रखा होगा इनवर्सली, बुक खोलो अपनी और देखो, ये फॉर्मूला दे रखा होगा, थीटा इज डिफ्लेक्शन। निकालो अपनी बुक्स और बी इम्पैक्ट पैरामीटर दे रखा है। ये क्वेश्चन एक मैं रिलेशन लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू में साइन नहीं लिख रहा हूँ। ये दे रखा है कि तुम्हारे बुक में रिलेशन बी और cot थीटा बाय 2 का, देखो सभी देखो, ये रिलेशन दे रखा है कि नहीं दे रखा है तुम्हारे बुक में? सही है, मिला सबको या नहीं मिला? बुक रखा करो साथ में यार। देखो, ये जो फॉर्मूला था बुक में जो दे रखा है, अब अगर मैं यहां से देखूं तो अगर बी बढ़ेगा, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ता है तो थीटा बढ़ेगा कि कम होगा? ये मान लो, यहां से देखो, अपन ने जो सीखा प्रैक्टिकली, अपन ने देखा कि अगर मेरा थीटा ज्यादा होगा तो बी कम होगा कि ज्यादा होगा? प्रैक्टिकली ये है, ठीक है? और अपनी बुक में फॉर्मूला दे रखा है ये वाला, अपनी बुक में फॉर्मूला दे रखा है ये वाला। तो अब ये फॉर्मूला और ये एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये फॉर्मूला और ये चीज जो अपने प्रैक्टिकली देखी और ये जो चीज है, ये एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये थीटा बढ़ेगा तो बी कम होगा, ये प्रैक्टिकली देखा। ये और ये एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सोचो, कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं?
जैसे मानसी, रीना बताओ, निशा, मोहित। ये चीज एक्सप्लेनेशन में है या सही, ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बताओ भाई। कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? सोचो। आया किसी का आंसर? अब तुम कहोगे कि सर थीटा को मैं बढ़ाऊंगा तो थीटा बाई टू भी तो बढ़ेगा भाई। और थीटा बाई टू भी तो बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा ना। थीटा को अगर मैं बढ़ाऊंगा थीटा बाई टू भी तो बढ़ेगा। तो कॉट थीटा बाई टू क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? अगर तुम थीटा को बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? उससे थीटा हाफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके हाफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी शेयर पे भाई। और बट थीटा है, थीटा बाई टू, तो ये तो बढ़ेगा। थीटा मैंने पहले 30 ले लिया, ये 15 आया। थीटा मैंने 45 ले लिया, ये 22.5 आया, तो बढ़ी तो रहा है, थीटा बाई टू तो बढ़ रहा है। क्या दिक्कत है? इंक्रीज ही हो रहा है ना ये भी। अब बताओ। अब मैंने हिंट दे दिया ये। बोलो भाई, नहीं आया समझ में मैथ्स वाले? अरे बोलो, कुछ तो बताओ कि सही है या नहीं, तो बता दो कि ये चीज और ये चीज सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, बोलो भाई। बिना बोले काम तो नहीं चलेगा। अभिषेक। चैप्टर फिनिश, खत्म हो चुका है लगभग लगभग, कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, बाकी चैप्टर खत्म हो चुका है भाई। अरे वेल, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? मानते हैं कम इंक्रीज होगा, ज्यादा डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? मैथ्स में कौन कौन है वो बताओ। ललित। अभिषेक, अभिषेक से अनिल, ललित तुम बताओ बेटा, मैथ्स वाले अनिल।
थीटा बढ़ेगा तो थीटा बाई टू भी बढ़ेगा, ये चीज सोच लो, ये चीज मैंने एग्जाम्पल दे दी, ये एग्जाम्पल है 30-45 वाला। इसको तो ये मत सोचो कि थीटा बढ़ेगा थीटा बाई टू कम होगा, वो तो बढ़ेगा ही, चाहे कम बढ़े वो बात अलग है। या तो बता दिया करो, नहीं ये समझ में आया क्या है क्या, तुम रिप्लाई नहीं करते कुछ। मैं ही बताऊंगा, अब तुम तो कुछ बता नहीं रहे हो। देखो, थीटा अगर बढ़ेगा तो कॉट थीटा बाई टू बढ़ेगा, थीटा बाई टू बढ़ेगा, लेकिन कॉट थीटा बाई टू कम होगा। देखना, कॉट जीरो होता है इनफाइनाइट और कॉट 90 होता है जीरो। तो आप जीरो से थीटा 90, अगर आप इधर से इधर जाओगे तो थीटा बढ़ाओगे, तो कॉट की वैल्यू जो होगी वो कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिखने में ही डायरेक्टली है, अगर मैं यहाँ पर थीटा इंक्रीज करूंगा, थीटा बाई टू इंक्रीज होगा, कॉट थीटा बाई टू डिक्रीज होगा, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, सेटिस्फाई। उतार लो अब इसको। हो गया क्या सबका?
अब देखो, नील्स बोर की एक ड्रॉबैक आया। नील्स बोर का ड्रॉबैक क्या आया था कि नील्स बोर अपने सेकंड पोस्टुलेट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि सेकंड पोस्टुलेट कहाँ से आया। ठीक है, ये तो कहानी खत्म हो चुकी है किसकी, रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स हैं वही है जो केमिस्ट्री में थे। रदरफोर्ड के ड्रॉबैक, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक वही है जो केमिस्ट्री में थे, वही कि ये स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्विंग पाथ में मूव करेगा तो वो सेंटर में गिर जाएगा, सेंटर में गिर जाएगा तो एटम का एग्जिस्ट नहीं होगा, जबकि एटम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये बुक में लिखे हुए, केमिस्ट्री वाले लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब नील्स बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट था उसको अपन डिराइव कर रहे हैं। उसने डिराइव किया डी ब्रोगली ने, एक डी ब्रोगली साइंटिस्ट था। उसने कहा, डी ब्रोगली ने कहा कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी इज मोमेंटम, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी इज एम वी। ठीक है, ये कहा उसने। एम वी कह दो चाहे एम इंटू सी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सी होती है, तो एच अपॉन एम इंटू सी। ठीक है, अब लैम्डा इज वेवलेंथ, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एम इज मास, सी इज स्पीड ऑफ लाइट। अब उसने क्या कहा कि जो ये एटम है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव के फॉर्म में चलता है। ठीक है, अब मान लो वेव है मेरे पास, सपोज इस वेव का जो सरकमफेरेंस होगा, जैसे मान लो ये वेव बन रही है ऐसे, ये और ये, तो इसका जो ये पेरीमीटर है ये 2 पाई आर होगा। ये किसके बराबर होता है, लैम्डा के बराबर। क्योंकि आपको दिखता है कि ये उठा हुआ है, ये ऊपर है, ये नीचे है, बट प्रैक्टिकली ये जो हाइट होती है बहुत कम होती है, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू लैम्डा। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे बहुत सारी वेव्स बन रही है, एक वेव के लिए हो गया, दो वेव के लिए 2 लैम्डा, तीन के लिए, ऐसे अपने पास कितनी वेव, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब डी ब्रोगली ने कहा कि ऐसा होता है वेव्स के केस में कि पेरीमीटर लैम्डा दो है तो दो, एन है तो एन। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन, एन लैम्डा डी ब्रोगली ने अपनी इक्वेशन पुट कर दी, एच अपॉन, ठीक है, यहाँ पे सी आता है बट अपन वी ले रहे हैं, ध्यान रखना यहाँ सी आता है, एच अपॉन एम इंटू वी। तो मैंने कहा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। क्या नील्स बोर का सेकंड पोस्टुलेट हो गया। तो नील्स बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट है वो डिराइव किसने किया, नील्स बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट है, नील्स बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट है वो डिराइव किसने किया, डी ब्रोगली ने। किसने ड्राइव किया है वो, डी ब्रोगली ने। ठीक है, तो ये एटम चैप्टर कंप्लीट, ये मैंने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट है, कोई डाउट हो पूछ लो। देखियो, अपने 1 to 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, 11 चैप्टर, 12, 13, 14, ये 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं अपने। 1 to 4, 11th, 14। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर 13 करेंगे या 15 करेंगे।
और कोई डाउट किसी का? चैप्टर फिनिश है? बुक देख लो अपनी। नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना लास्ट में। चलो ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन।